द आर्ट ऑफ पीपल डेव करपेन द्वारा लिखी किताब है। यहाँ 11 आसान टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें औरों से अलग बनाती हैं। अपने आप को बेहतर समझने के लिए, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें वांटेड महसूस कराने के लिए, एक नेता की तरह उनका नेतृत्व करने और लोगों में खुशी बांटने के लिए, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम लोगों को समझने में महारत हासिल कर सकते हैं। क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको फॉलो करें और आपकी हर बात को माने? तो आज की समरी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाई जाती है। कैसे वो लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे वो लोगों को इम्प्रेस कर जाते हैं, ये सब आप इस समरी में जानने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर अपने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, आप उसकी जगह इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की कला को मास्टर करना सिखाने वाली है। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ पीपल किताब की। ये किताब डेव करपेन की लिखी हुई एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि अपनी लाइफ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों और रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं और वो लोग आपकी जॉब, करियर, लाइफ और रिलेशनशिप्स के मैनेजमेंट में या किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस किताब में लोगों को समझने के लिए, बेहतर रिश्ते बनाने के लिए और रिश्तों का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए 11 आसान टिप्स बताए गए हैं। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और इन 11 टिप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को और दूसरों को समझने का लक्ष्य बनाएं। आर्ट ऑफ पीपल में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इससे पहले कि आप किसी और को समझ पाएंगे, अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। आपको जल्द एक्शन लेने चाहिए और जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको खुद को समझने की कोशिश करना होगा। हर कोई अलग अलग कैटेगरीज में आता है और दूसरे को समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कहाँ फिट होते हैं। ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और दूसरे के साथ आपके संबंध कैसे हैं। चाहे आप किसी को पसंद न करते हों, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की क्षमता को रखते ही हैं। किसी भी इंसान की गहरी समझ होना बहुत फायदेमंद होता है, फिर चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं। आपको एक चैलेंज लेना चाहिए जिसमें आपको 3 लोगों को इमेजिन करना चाहिए जिनकी कंपनी आप स्पेशली पसंद नहीं करते हैं। उनके पास जाएं और उन्हें कॉफी के लिए इनवाइट करें और जब आप उनसे मिले तो हमें उनको अच्छे से समझने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करें और जानें कि उन्हें क्या पसंद है। हो सकता है आप पहले के तुलना में उन्हें और भी ज्यादा नापसंद करने लगे, लेकिन अब आप पहले से बेहतर समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास उनके साथ फायदेमंद संबंध बनाने का कम से कम एक मौका होगा। ये लॉजिकल बात है कि आप अपने दोस्तों को उस इंसान से बेहतर जानते हैं जिनसे आप ठीक अभी मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी इंसान से मिलते समय अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं और उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। आमतौर पर आप क्या करते हैं या आप कहाँ रहते हैं, ये सब पूछने की बजाय कुछ ऐसे सवालों पर फोकस करें जैसे एंड आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे रोमांचक चीज कौन सी है? दूसरी और आपकी निजी जिंदगी में इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? 3, या अगर पैसे का कोई मुद्दा नहीं होता तो क्या आप कुछ अलग कर रहे होते? 4, या आज से 5 साल बाद आप खुद को क्या करते हुए देखते हैं? 5, क्या आपका कोई पसंदीदा चैरिटी ग्रुप है? अगर है तो आपने उन्हें ही क्यों चुना? 6, आपके लिए रोल मॉडल कौन है और क्यों? 7, आपकी जिंदगी में आपके लिए कौन ज्यादा प्रभावशाली रहा? 8,
और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक आपके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल सिर्फ छुपी नहीं तोड़ते, बल्कि ये लोगों को उस बारे में बात करने के लिए मनाते हैं जो असल में मायने रखती है। जो चीज़ें उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी वैल्यूज़, उनके पसंद, उनकी उम्मीदें, उनके पैशंस के बारे में पता लगती हैं। इंटरेस्टिंग मत बनिए, बल्कि दूसरे में इंटरेस्टेड बनिए। और ये बात तो सच है कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। ये एक फैक्ट है और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। असल में ऐसा है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर किसी और की बात सुनने के बजाय अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो जो कुछ भी कहते हैं, आपके पास उसे उपयोग करने का मौका होता है। सुने और जागरूक रहें और लोगों के बारे में सीखना और समझना शुरू करें। लिसनिंग यानी कि लोगों को सुनना जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ज़्यादातर हम पैसिव लिसनिंग करते हैं। हम ज़्यादातर अपने बारे में बात करने के चांस देखते रहते हैं, लेकिन इसके बजाय हमें एक्टिव सुनने की आदत को अपनाने की ज़रूरत है। और सही मायने में हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है। इसमें आपका फोकस और प्रैक्टिस दोनों लगेंगे, लेकिन ये आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। याद रखिए कि लोग आपकी परवाह से ज़्यादा अपनी देखभाल करना पसंद करते हैं। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं, और लोगों को सुनने और उन्हें बोलने देने से आप बिजनेस में और सभी ह्यूमन रिलेशंस में लोगों का दिल जीत सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी इंसान चाह रखता है वो है कनेक्शन। अक्सर लोग अकेले होते हैं और अपने आप को असहाय और अलग महसूस करते हैं, और इस गैप को भरने के लिए लोगों के साथ कनेक्शन की तलाश करते हैं। और यही वजह है कि लोगों को सुनना और उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा करने से आप उनके मूव्स को बेहतर कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके अकेलेपन को कम करने में उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप खुद को उससे बेहतर पाएंगे और उन पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। लेकिन इसे करने के लिए आपको ऑथेंटिक और लॉयल होने की ज़रूरत है। आप सेल्फिश टारगेट के लिए ऐसा नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अध्याय 2, सही लोगों से मिलने पर ध्यान दें। नेटवर्किंग के लिए एक साधारण सा तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। भीड़ से बाहर खड़े होकर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें। ऐसे लोगों से भरी हुई एक जगह में जहां हर कोई नोटिस किया जाना चाहता है, आपके पास डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको अपने क्राउड से अलग दिखने में मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे अनावश्यक या एक ऐसी चीज़ मांगेंगे जो असल में काम नहीं करती है, लेकिन कोशिश करने में कोई समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो और संभावित रूप से बातचीत शुरू करने वाला हो। शाइनिंग कपड़े या जूते और स्कार्फ या टाई, ये सब करने पर फोकस करें। कुछ ऐसा जिसे लोग नोटिस करें और आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हों। लिंक्डइन सबसे महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्क्स में से एक है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप लगभग किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमें भी लिंक्डइन पर फॉलो करके पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1. सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाकर शुरू करें जहां आप अपने स्कूल, शिक्षा, संगठन जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, ग्रुप जिनके आप सदस्य रह चुके हैं, उनकी डिटेल्स ऐड करें। 2. यहाँ महत्वपूर्ण है कि कुछ भी छोड़ा न जाए, क्योंकि जितना ज्यादा मैटर आपकी प्रोफाइल पर उल्लेख होगा उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। 3. इसके बाद तुरंत उन लोगों से कनेक्ट करें जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा करने से आपकी सेकंड डिग्री कनेक्शन एबिलिटी जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगी। 4. अगर कोई ऐसा इंसान है जिन्हें आप विशेष रूप से पसंद करते हैं तो उन्हें लिंक्डइन पर सर्च करें और एक आपसी संबंध को खोजें। अपने आपसी कनेक्शंस को इंट्रोड्यूस करने को कहें और उम्मीद है कि आप एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे। अपना एक पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड तैयार करें। इसमें 7 से 11 लोग जुड़ सकते हैं। आपका एडवाइजरी बोर्ड आपको अपने पहले से तय लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसमें सही लोगों को चुनना है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन कितना मददगार होगा।
आपके बोर्ड में कम से कम 50% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप पहले से ही जानते हों। कम से कम ऐसे लोग हों जिनसे आप कभी ना मिले हों, लेकिन आपके आपसी संबंध हों। एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपके एडवाइजरी बोर्ड में कौन होना चाहिए, तब आप उन्हें इनवाइट करें और सेट करें कि आप कब और कैसे उनसे रेगुलरली मीटिंग फॉलो करेंगे। इस किताब के लेखक केरपेन स्लो हायरिंग और फर्स्ट फायरिंग पर विश्वास करते हैं। ये सिद्धांत प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों संबंधों के लिए है। आप अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में सोचने के लिए समय दें जिन्हें आपने जल्दी में हायर कर लिया है, लेकिन आपका मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए। अपने दोस्त, कर्मचारी और जान पहचान के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको स्लो हायरिंग करने की जरूरत है। जल्दबाजी में लोगों के साथ इंटेंस रिलेशनशिप मत बनाइए जब तक आप ये जान न लें कि आपका ये फैसला सही है या नहीं। अपना समय लें और कोई कमिटमेंट करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें। और ये बात प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशनशिप्स के लिए होती है। आप लोगों को अपने इनर सर्कल में लाने से पहले अपना समय लें, लेकिन जब भी आपको लगे कि वो गलत है तो उन्हें बाहर निकालने से डरें भी नहीं। इंसान होने का एक हिस्सा ये भी है कि उसे पसंद करने की जरूरत है। आपकी हमेशा सबके सामने एक अच्छे इंसान बनने की तमन्ना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मदद काफी लेते हैं पर असल में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं, और ऐसे लोगों को आपको हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सभी बिजी रहते हैं और ज्यादातर लोगों को अपना सारा समय देने का रिस्क नहीं ले पाते हैं। कभी कभी जब आप किसी की दी गई वैल्यू के बारे में अनिश्चित होते हैं तो आप उन्हें बिना कोई चांस दिए बाहर निकल देते हैं। हालांकि ये आपके पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी आप कीमती चांस को मिस कर सकते हैं। लोगों को अपना समय कमिट करने से पहले और उन्हें निकालने से पहले उनके बारे में और रिश्तों के बारे में समझने के लिए समय निकले। अध्याय 3, दूसरों को पढ़ना सीखे। हमने पहले से ही दूसरों को सुनने की अहमियत पर बात की है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सुनना केवल कानों द्वारा सुनना नहीं है। किसी को वाकई में सुनने के लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। आपको यह समझने के लिए एक जागरूकता की जरूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। इस बात पर फोकस करें कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्यों। किसी भी क्षण में सुनने का मतलब है इस बात की देखभाल करना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। सुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, आपकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल। आपको ये सीखने की जरूरत है कि अपने कान के साथ साथ अपनी आंखों से कैसे दूसरे इंसान की बात सुनी जाए। अक्सर लोग अपनी बातों का मतलब समझने के लिए बहुत सारे नॉन वर्बल संकेतों और इशारों का उपयोग करते हैं। हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे 1. लोगों के चेहरे के भाव, मुस्कान, छड़ी हुई आईब्राउज या माथे की लकीरों पर ज्यादातर ध्यान करें। 2. दूसरा, क्या उनके पोस्चर चेंज हो जाते हैं? उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान करें कि वो लोग कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं। 3. तीसरा, अक्सर लोग हाथ से बात करते हैं, जैसे वेव करके, पॉइंट करके या एनिमेटेड बोल के, तो इस बात पर ध्यान दें। 4. अगला, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें और ये भी देखें कि सामने वाला भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं। 5. फिजिकल स्पेस पर भी ध्यान करें जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्या आप पास हैं या दूर। स्पेस आपको इंटीमेसी, निकटता, गुस्सा और दूरी के संकेत भेजते रहते हैं। 6. इस पॉइंट पर भी ध्यान दें कि कौन कैसी बात कर रहा है। उनकी टोन को सुनिए, क्या टोन चेंज हो रही है और ये क्या कह रही है। 7वें, लोगों से अपने संबंध सुधारने के लिए मिररिंग का उपयोग करें, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते जो आपने बिना सिंसियरिटी के सुनी है। मिररिंग के काम करने के लिए हमारा वाकई में परवाह करना जरूरी है। आमतौर पर लोग सलाह नहीं चाहते हैं, भले ही वो इसके लिए पूछ क्यों ना रहें, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। जैसे ही आप मिररिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अच्छे हो जाते हैं, तो आप लोगों को सुनने में मदद करेंगे और लोग आपको इसके लिए प्यार भी करेंगे
अध्याय 4, लोगों से कनेक्ट करना सीखे। लोगों से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वैलिडेशन। हालांकि वैलिडेशन मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी दूसरे इंसान से सहमत नहीं होते हैं। वैसे ये याद रखना जरूरी है कि वैलिडेशन और किसी बात से सहमत होना एक बात नहीं है। वैलिडेशन के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को यह दिखाने की जरूरत है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और वे क्या कह रहे हैं। आपको ये शो करने की जरूरत है कि आप उन्हें समझते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप उनसे पूछ सकते हैं वो ये है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ऐसा पूछकर आप दूसरे इंसान को मदद मांगने का मौका दे रहे हैं। ऐसे करने से वो आपको सराहेंगे और आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। ये सब उन्हें रिटर्न में आपकी मदद करने के लिए भी इंस्पायर करेगा। हो सकता है कि कुछ मामलों में आपकी मदद को रिजेक्ट कर दिया जाए, और ऐसा होगा क्योंकि वो नहीं जानते कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में आपका ऑफर फायदेमंद होगा, क्योंकि अच्छे ही हो कि वो आपकी मदद न लें, लेकिन वो फिर भी ऑफर को सराहेंगे। ज्यादातर सभी के पास एक ऑनलाइन उपस्थिति है, और हमारे लिए वास्तविक जीवन और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति में ऑथेंटिक बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि आपकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसे लोग समझेंगे कि आप नकली हैं। इसके साथ साथ आपका कमजोर होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप अपने आप को किसी और के लिए ओपन कर रहे हैं, और वो आपसे एक गहरा कनेक्शन फील करेंगे। वो आपसे और आपकी वल्नरेबिलिटी से बेहतर संबंधित हो पाएंगे, और ये एक नया कनेक्शन स्थापित करने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। इसलिए रोने से डरे नहीं। यहाँ एक गोल्डन रूल है, जिस रूल को हम सीख कर बड़े हुए हैं, और वो रूल ये है कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले से सुन चुके हैं और जिसे कई बार कहा भी गया है, लेकिन फिर भी इस रूल के साथ कुछ मूलभूत कमजोरी भी है, और वो ये है कि यहाँ हर कोई अलग है। कुछ निश्चित शर्तों में आप एक तरह से ट्रीट किया जाना पसंद करेंगे, लेकिन उसी कंडीशन में किसी और को बहुत अलग तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। कॉन्टेक्स्ट समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोगों को समझना है। इसलिए हमें इस नियम के बदले वर्जन के साथ जीना चाहिए, जो ये कहता है कि दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा वो अपने साथ करवाना चाहते हैं। अध्याय 5, लोगों को प्रभावित करने पर ध्यान दें। आप वाकई में प्रभावशाली होना चाहते हैं। आप लोगों को अपने विचारों के साथ चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसको करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे पोइंग। कुछ लाइंस का उपयोग ना करें, जैसे मेरे पास एक आइडिया है। कभी भी मैं शब्द का उपयोग ना करें। 2, हालांकि आपको अपने विचार और परिणाम की दिशा में दूसरे को धीरे से धक्का देना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्लियर भी ना दिखाइए, उन्हें गैप भरने दें। 3, आप जो चाहते हैं उसका उल्टा समझाने की कोशिश करें। इस विकल्प के मुद्दों को पहचानें और उम्मीद है कि दूसरे आपके विचार को पकड़ पाएंगे। 4, अगर दूसरे आपके विचारों को मेंशन करते हैं, चाहे उससे मिलता जुलता या एकदम सटीक, उससे सहमति जताएं और प्रोत्साहित करें। 5, आप उन्हें वैकल्पिक विचार सुझा सकते हैं अगर वो वही ना हो जो आप चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दे कि उनके विचार में शुरुआती बिंदु हों, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ तरीके भी हैं। आपको असल में सेल्स पिच से बचने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई एक सेल्स पिच को 1 मील दूर से समझ जाता है, और किसी को भी कोई चीज सेल किया जाना पसंद नहीं होता। ऐसे मामले में कहानी सुनाना एक बेहतर विकल्प है। कहानियों इंसान को भावनात्मक स्तर पर आपके साथ कनेक्ट करती है। एक सेल्स पिच के बजाय स्टोरी टेलिंग से प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज को कोई ज्यादा ऑथेंटिक वे में सेल किया जा सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको ये जानना होगा कि कब चुप रहना है और कब सुनना है। ये मायने नहीं करता कि आपको किससे क्या कहना है, क्या ऑफर देना है, क्या सेल करना है या क्या ट्रस्ट दिलाना है। ये हमेशा इफेक्टिव होता है कि आप अगले इंसान को अच्छा और सही सवाल पूछकर उसमें असली ऑथेंटिक रुचि दिखाएं। आखिर में आपको अपने आइडियाज या प्रोडक्ट्स को शेयर करने के लिए और अपना मैटर बनाने के लिए बात करनी होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से अपना ग्राउंड वर्क कर लिया है तो अपना आइडिया पिच करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। जब तक आप उसके लिए नहीं पूछते जो आपको चाहिए,
तब तक आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। लोग नहीं शब्द सुनने से बहुत डरते हैं, चाहे ये किसी भी बारे में हो। लेकिन अगर आप पूछ ही नहीं रहे हैं तो डिफॉल्ट रूप से उत्तर देने के लिए एक नहीं ही होगा। इसलिए डरें नहीं और सवाल पूछें। अध्याय 6, बदलती सोच। सिर्फ प्रभावित करने के लिए दूसरे के दिमाग को बदला ना करें, बल्कि अपने खुद के माइंडसेट को बदलें। अपनी मानसिकता को बदले, किसी और की मानसिकता के बदलने तक प्रतीक्षा करने से बेहतर है। डींग मारना बहुत फायदेमंद हो सकता है जब तक आप विनम्र और ऑथेंटिक हैं। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को शेयर करते समय आपको डरना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑथेंटिक और रियल बनने की कोशिश करें। लोग आपको आखिरी में जज करेंगे ही, इसे सुनिश्चित करें कि जो आपने कहा है उस पर आप स्टैंड करें। दूसरी चीज जो आपको सोशल मीडिया पर करनी चाहिए वो है दूसरों की सच्ची तारीफ। अगर कोई तारीफ के लायक दिखा है तो कॉम्प्लीमेंट दे। ऐसा करना लोगों को उनके बारे में अच्छा फील करवाएगा और बताएगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। आपके समय को अच्छी तरह से प्रबंधित, मैनेज करना और दूसरों के साथ अपना समय व्यतीत करने को प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर लोगों के साथ अपना समय मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए कुछ सिफारिशें हैं, जैसे 1. पिछले 3 से 4 सप्ताह के अपने कैलेंडर को देखें। आपने अलग अलग लोगों के साथ जो समय बिताया है उसे पहचानें। अपने आप से पूछें कि जिस तरह आपने अपने समय को प्राथमिकता दी थी, क्या आप उससे खुश हैं? 2 कम महत्वपूर्ण काम और बातचीत को सीमित करने का लक्ष्य बनाएं, जिससे आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सिस्टम विकसित करें जो आपके लिए काम करता हो। 3. अपनी जिंदगी के जरूरी इंसान से नियमित रूप से मिलते हैं, जिनके साथ आप अपना ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। 4. ऐसा एक माहिन तक नियमित जारी रखें। पहले इस प्रणाली को जांच करें। 5. चेक करें कि क्या अपने लोगों के साथ समय गुजारा है जिनके साथ आप वाकई में समय गुजारना चाहते थे। 6. अपने सिस्टम को परखें और देखें कि क्या ये काम कर रहा है। क्या आप अपने समय को सही इंसान के साथ खर्च करने में प्राथमिकता दे रहे हैं। अध्याय 7, खुद एक शिक्षक बने। दूसरों को बताना कि कोई काम कैसे होता है और खुद वो काम करके देखने में बहुत फर्क है। ये मैटर नहीं करता कि आपके छात्र कौन हैं, लेकिन चीजों को खुद करके दिखाना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको सब्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं वो किसी को भी किसी भी चीज के बारे में सिखा सकते हैं। आपको हर एक स्टेप को समझने के लिए और दूसरे को दिखाने के लिए समय निकालना होगा। सब्र रखें और चीजों को आसान बनाएं ताकि लोग समझ सकें कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं। अपनी ताकत को समझें और दूसरे को सीखने के लिए उनका इस्तेमाल करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते और आपकी ताकत किसी और से अलग हो सकती है। किसी को कुछ नया सिखाने का टारगेट रखते समय ये ना समझे कि वो आपके जैसे ही है। पहले उनकी ताकत को पहचानें और उन्हें समझें। अपनी शिक्षण क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ अच्छी गतिविधियों को आजमा सकते हैं, जैसे 1. अगर आप मैनेजर नहीं हैं तो कुछ ऐसे लोगों को पहचानें जिन्हें आप किसी दूसरे तरीके से अपने प्रभाव में ला सकते हैं। 2. अपने कुछ पसंदीदा स्कूल टीचर्स को याद करें। याद करें कि उनकी टीचिंग्स आपके लिए कितने फायदे थे और उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस पर कैसे असर डाला। 3. अपने नोट्स पर ध्यान दें और ऐसे तरीके ढूंढें जिससे आप अपने कुछ पसंदीदा शिक्षकों की खूबियों को अपनाकर एक बेहतर मैनेजर या इन्फ्लुएंसर बन सके। एक शिक्षक या मैनेजर के रूप में ये जरूरी है कि दूसरे को गोल्स की शक्ति और जवाबदेही भागीदारों के बारे में सिखाया जाए। लोगों को ट्रैक पर रखने के लिए उन्हें एक लॉयल पार्टनर खोजने के लिए प्रेरित करें। उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को उनके साथ मिलकर स्मार्ट गोल्स सेट करने चाहिए। सबको अपने पार्टनर के साथ वीक में कम से कम एक बार जरूर मिलना चाहिए। अध्याय 8, नेता बने। टीम में कोई मैं नहीं होता, बल्कि नेतृत्व में मैं होता है। इतने सारे लोग बिना किसी फॉर्मल टीचिंग या कोचिंग के लीडर बन जाते हैं। हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जिन पर अच्छे नेताओं को हमेशा ध्यान लगाने की जरूरत है, जैसे 1. अपनी टीम के विजन को पहचानना और उस विजन को अपनी टीम के साथ स्पष्ट रूप से बताना। 2. दूसरा,
ये सुनिश्चित करें कि टीम में सही इंसान सही रोल निभा रहे हैं। तीसरा, ये पक्का करना कि आपके मनचाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छे खास पैसे और उपलब्ध संसाधन हो। चौथा, एक नेता के रूप में पारदर्शी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मुश्किल काम है, लेकिन आपको वो इंसान बनने की जरूरत है जो बुरी खबरें देता है। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए है। लोगों के साथ जितना हो सके उतना ईमानदार और पारदर्शी होने की कोशिश करें। बुरी खबर देते समय स्पष्ट, सीधे और सकारात्मक रहे। परिवार और सहकर्मियों के साथ पारदर्शिता ट्रस्ट बिल्ड करेगा और संबंधों को गहरा बनाएगा। 5. इन दिनों कोई भी नेता बन सकता है, फिर चाहे आप अपनी कंपनी के किसी ग्रुप को लीड कर रहे हों, आपकी टीम, आपका डिपार्टमेंट या आपकी फैमिली हो। आप एक नेता बन सकते हैं, भले ही आपके पास कोई ऑफिशियल लीडरशिप रोल भी ना हो। बस आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हो और आप अपनी टीम में कई लीडर्स भी विकसित कर सकते हैं। अध्याय 9, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना सीखें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एंजॉय नहीं करता है, इसलिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, आपका ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे प्रभावी रूप से हल किया जाए। ये नियम आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर या दो लोगों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट पर, दोनों पर लागू होता है। आपको लोगों को शांत करने की जरूरत है। यहाँ हमें कोई विजेता नहीं ढूंढना है, बल्कि एक ऐसा समाधान ढूंढना है जो लोगों के लिए काम करे। आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई सुनने या मदद पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। दोनों पक्षों को समझें और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दें। आपकी इंस्टिंक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम नहीं करेगा। दोनों साइड्स को ये फील करने की जरूरत है कि उन्हें शांत करने से पहले ठीक से सुना गया है। अगर कोई अभी भी गुस्से में है या उसके इमोशंस लेवल हाई चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें, उनके सामने सरेंडर करें और नियंत्रण वापस अपने हाथ में ले लें। बहुत सारे लोग इसे छोड़ देना चाहते हैं या फेल होने की तरह देखते हैं, लेकिन असल में आउटकम डिसाइड करके आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से हल कर सकते हैं और कभी-कभी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन समय और प्रयासों के साथ, उचित सुनकर और मिररिंग करके और धैर्य के साथ आप सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हल नहीं किया जा सकता। अध्याय 10, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए कि ये सब आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3000, 300, 30 या 3 ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो आपकी विश यही होनी चाहिए कि उन्हें इंस्पायर कैसे करें। यदि आपकी आशा उन्हें प्रेरित करने की है, तो आपका मटेरियल और आपकी डिलीवरी उनके बारे में होनी चाहिए कि किस तरह से वो ग्रो कर सकते। बहुत से लोग अपने खुद के एजेंडा में फंस जाते हैं और खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है दूसरों को कुछ सेल करना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उन पर अपना फोकस करें कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है या उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। दयालुता बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये लोगों को बेहतर फील करवा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी चीज हो या कोई छोटा काम, जैसे कचरे को उठाना। लोग कहीं एंटर कर रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा पकड़ना या इंस्पायर करने वाले लोगों से टच में होना। बस आपको कुछ देर के लिए अपने आप पर फोकस करने के बजाय किसी और पर फोकस करना होगा। किसी को भी आलोचना अच्छा नहीं लगती, लेकिन रचनात्मक आलोचना सुधार का एक मुख्य पैरामीटर है। फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। फीडबैक देते समय याद रखें कि आपकी आलोचना हमेशा रचनात्मक हो और कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे 1. दूसरों के सामने आलोचना न करें, किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। 2. दूसरा, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करें। 3. तीसरा, प्रेज सैंडविच ट्रिक का इस्तेमाल करें, यानी कि तारीफ के साथ शुरू करें और इसके बाद एक आलोचना और इसके बाद फिर से एक तारीफ करें। 4. इश्यूज बताने की जगह सकारात्मक समाधान सुझाव दें और नकारात्मकता पर फोकस न करें। अध्याय 11, लोगों को खुश रखें। आखिरी टिप ये है कि आपको लोगों को खुश रखने की जरूरत है।
आप क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को सरप्राइज कर सकें और खुशी को प्रमोट कर सकें। आप अपने कर्मचारी, सहकर्मी, मित्र और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन किसी को खुशी देने की कोशिश करें और उन्हें सरप्राइज करें, फिर चाहे वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ही हो या फिर छोटा सा मजाक ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीजें काफी दूर तक जाती हैं। थैंक यू कार्ड लिखने के बारे में सोचें। हालांकि ये ओल्ड फैशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये शो करता है कि आप लोग की देखभाल करते हैं और आप उनके लिए वक्त निकलकर, बैठकर, एक पर्सनल नोट लिखकर उन्हें कार्ड भेजा है। ये सच में बहुत आसान काम है जो वफादारी, भरोसा, रिश्ते बनाता है। आप छोटे और विचारशील उपहार भी भेज सकते हैं। गिफ्ट्स को बड़ा या महंगा होने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के लिए एक छोटा प्लांट पॉट या एक वाइन की एक बॉटल भी काफी काम कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि रेगुलरली उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं जिन्हें आप जानते हैं। ये उन लोगों को लिफ्ट अप करता है जिन्हें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो योग्य और महत्वपूर्ण फील करेंगे और ये परस्पर, म्यूचुअली बहुत लाभकारी होगा। तो दोस्तों, ये रहे वो 11 आसान टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला को मास्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और नॉर्मल टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी चीजें हमें औरों से अलग बनाती हैं। खुद को बेहतर तरीके से समझे, एक अच्छा सुनने वाला बने, दूसरों को इंस्पायर करे, उन्हें वांटेड फील करवाए, एक लीडर की तरह उन्हें लीड करे और लोगों में खुशियां बांटे। ये सब ऐसी चीज है जिन्हें फॉलो करके हम लोगों की कला को मास्टर कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाने की देरी है। और सुनिश्चित करें, आप में से हर कोई इस कला को मास्टर कर सकता है। बस एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। तो दोस्तों, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। अध्याय 9, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना सीखें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एंजॉय नहीं करता है, इसलिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, आपका ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे प्रभावी रूप से हल किया जाए। ये नियम आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर या दो लोगों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट पर, दोनों पर लागू होता है। आपको लोगों को शांत करने की जरूरत है। यहाँ हमें कोई विजेता नहीं ढूंढना है, बल्कि एक ऐसा समाधान ढूंढना है जो लोगों के लिए काम करे। आम तौर पर कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई सुनने या मदद पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। दोनों पक्षों को समझें और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दें। आपकी इंस्टिंक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम नहीं करेगा। दोनों साइड्स को ये फील करने की जरूरत है कि उन्हें शांत करने से पहले ठीक से सुना गया है। अगर कोई अभी भी गुस्से में है या उसके इमोशंस लेवल हाई चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें, उनके सामने समर्पण, सरेंडर करें और नियंत्रण वापस अपने हाथ में ले लें। बहुत सारे लोग इसे छोड़ देना चाहते हैं या फेल होने की तरह देखते हैं, लेकिन असल में आउटकम डिसाइड करके आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से हल कर सकते हैं और कभी-कभी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन समय और प्रयासों के साथ, उचित सुनकर और मिररिंग करके और धैर्य के साथ आप सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हल नहीं किया जा सकता। अध्याय 10, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए कि ये सब आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3000, 330 या 3 ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो आपकी विश यही होनी चाहिए कि उन्हें इंस्पायर कैसे करें। यदि आपकी आशा उन्हें प्रेरित करने की है, तो आपका मटेरियल और आपकी डिलीवरी उनके बारे में होनी चाहिए कि किस तरह से वो ग्रो कर सकते। बहुत से लोग अपने खुद के एजेंडा में फंस जाते हैं और खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है दूसरों को कुछ सेल करना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उन पर अपना फोकस करें कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है या उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। दयालुता बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये लोगों को बेहतर फील करवा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी चीज हो या कोई छोटा काम, जैसे कचरे को उठाना। लोग कहीं एंटर कर रहे हैं,
तो उनके लिए दरवाज़ा पकड़ना या इंस्पायर करने वाले लोगों से टच में होना। बस आपको कुछ देर के लिए अपने आप पर फोकस करने के बजाय किसी और पर फोकस करना होगा। किसी को भी आलोचना अच्छा नहीं लगती, लेकिन रचनात्मक आलोचना सुधार का एक मुख्य पैरामीटर है। फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फीडबैक देते समय याद रखें कि आपकी आलोचना हमेशा रचनात्मक हो और कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे 1. दूसरों के सामने आलोचना न करें, किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। 2. दूसरा, वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन करें। 3. तीसरा, प्रेज सैंडविच ट्रिक का इस्तेमाल करें, यानी कि तारीफ के साथ शुरू करें और इसके बाद एक आलोचना और इसके बाद फिर से एक तारीफ करें। 4. इश्यूज बताने की जगह सकारात्मक समाधान सुझाव दें और नकारात्मकता पर फोकस न करें। अध्याय 11, लोगों को खुश रखें। आखिरी टिप ये है कि आपको लोगों को खुश रखने की जरूरत है। आप क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को सरप्राइज कर सकें और खुशी को प्रमोट कर सकें। आप अपने कर्मचारी, सहकर्मी, मित्र और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन किसी को खुशी देने की कोशिश करें और उन्हें सरप्राइज करें, फिर चाहे वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ही हो या फिर छोटा सा मजाक ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीजें काफी दूर तक जाती हैं। थैंक यू कार्ड लिखने के बारे में सोचें। हालांकि ये ओल्ड फैशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये शो करता है कि आप लोग की देखभाल करते हैं और आप उनके लिए वक्त निकलकर बैठकर एक पर्सनल नोट लिखकर उन्हें कार्ड भेजा है। ये सच में बहुत आसान काम है जो वफादारी, भरोसा, रिश्ते बनाता है। आप छोटे और विचारशील उपहार भी भेज सकते हैं। गिफ्ट्स को बड़ा या महंगा होने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के लिए एक छोटा प्लांट पॉट या एक वाइन की एक बॉटल भी काफी काम कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि रेगुलरली उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं जिन्हें आप जानते हैं। ये उन लोगों को लिफ्ट अप करता है जिन्हें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो योग्य और महत्वपूर्ण फील करेंगे और ये परस्पर म्यूचुअली बहुत लाभकारी होगा। तो दोस्तों, ये रहे वो 11 आसान टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला को मास्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और नॉर्मल टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी चीजें हमें औरों से अलग बनाती हैं। खुद को बेहतर तरीके से समझे, एक अच्छा सुनने वाला बने, दूसरों को इंस्पायर करे, उन्हें वांटेड फील करवाए, एक लीडर की तरह उन्हें लीड करे और लोगों में खुशियां बांटे। ये सब ऐसी चीज है जिन्हें फॉलो करके हम लोगों की कला को मास्टर कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाने की देरी है। और सुनिश्चित करें, आप में से हर कोई इस कला को मास्टर कर सकता है। बस एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। तो दोस्तों, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक,